हेलो स्टूडेंट, आज अपन डिस्कस करने जा रहे हैं वो है टॉपिक कॉम्बिनेशन। देखिए, पिछला जो टॉपिक था वो था आपका परम्यूटेशन। ये पूरे चैप्टर में आपके एनडीए में 5 से 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और मोस्टली जो पोर्शन है वो कॉम्बिनेशन का पूछा जाता है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ कॉम्बिनेशन होता क्या चीज़ है और परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। देखिए, अपने दो चीज़ करी, एक किया था परम्यूटेशन, पहले जो सेक्शन था वो कौन सा था, परम्यूटेशन, और अभी जो करने जा रहे हैं वो कौन सा है, कॉम्बिनेशन। परम्यूटेशन, इसके लिए अपन ने फॉर्मूला यूज लिया था एनपीआर वाला, एनपीआर और कॉम्बिनेशन का जो फॉर्मूला है इसमें यूज लेते हैं एनसीआर। देखिए दोनों में क्या फर्क होता है। परम्यूटेशन, इसमें अपन क्या करते हैं, टोटल ऑब्जेक्ट में से कुछ या पूरे के पूरे सिलेक्ट करके उनको अरेंज करते हैं। मतलब क्या किया अपने, दो प्रोसीजर करी यहाँ पे कि टोटल जो ऑब्जेक्ट गिवन है उनको पहले सिलेक्ट किया एंड उनको अरेंज किया। तो यहाँ पे दो काम हो रहे हैं। और सिलेक्शन जो कॉम्बिनेशन है इसमें ओनली एक ही काम होता है कि टोटल ऑब्जेक्ट में से आपको कितने लेने हैं, कितने सेलेक्ट करने हैं, ये आपका कॉम्बिनेशन में चलता है। दोबारा सुन लीजिए, परम्यूटेशन जो था इसमें दो काम हो रहे थे। एक था आपका सिलेक्शन एंड आफ्टर दैट अरेंजमेंट। पहले आपने सेलेक्ट किया और उसको अरेंज किया। जैसे मान लीजिए आपके पास टोटल 10 ऑब्जेक्ट हैं, आपके पास 10 ऑब्जेक्ट हैं, आप उनमें से 5 लोगों को सेलेक्ट करके उनको अरेंज करना चाहते हैं, उनका एक ऑर्डर सेट करना चाहते हैं कि 10 में से कोई 5 आ जाए और उसके बाद में वो किस सीक्वेंस से आगे चलेंगे। तो ये जो काम होता है ये होता है परम्यूटेशन में, और इसको अपन रिप्रेजेंट करते हैं 10p5। यहाँ पे टोटल ऑब्जेक्ट 10 है और कितने सेलेक्ट कर रहे हैं, 5, और सेलेक्ट करके क्या कर रहे हैं, इनको अरेंज कर रहे हैं। बट कॉम्बिनेशन जो है इसमें अगर 10 ऑब्जेक्ट हैं, इनमें से 5 सिलेक्ट करने हैं तो ओनली 5 सिलेक्ट करने हैं, उनको अरेंजमेंट नहीं करना, उनको कोई सीक्वेंसिंग नहीं देना। तो यहां पे जो काम मिलेंगे वो आएगा 10C5। अब देखिए, जैसे मान लो मैं कहूंगा मेरे पास 11 प्लेयर हैं, या सॉरी 15 प्लेयर हैं। उन 15 प्लेयर में से मुझे 11 की एक टीम बनानी है। क्या करना है, एक टीम बनानी है। तो 15 में से मुझे 11 का सिलेक्शन करना है। ये तो हो गया कॉम्बिनेशन का पार्ट। अगर मैं कहूं 15 में से 11 को सिलेक्ट करके उनका एक ऑर्डर सेट करना है कि सबसे पहले ये बैटिंग करेगा, उसके बाद में ये बैटिंग करेगा या फील्डिंग करेगा, जो भी है, तो यहाँ पे मुझे एक प्रोसीजर देना है, एक अरेंजमेंट देना है। तो क्या काम में लूंगा मैं, परम्यूटेशन। तो देखिए एनपीआर का जो फॉर्मूला था ये क्या था, फैक्टोरियल n अपॉन n माइनस आर, फैक्टोरियल n अपॉन n माइनस आर। और एनसीआर का जो फॉर्मूला है वो है आपका फैक्टोरियल n अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल आर। मतलब दोनों में क्या फर्क है कि यहाँ पे R से डिवाइड कर दिया, मतलब जो अरेंजमेंट हो रहे थे साथ के साथ में सिलेक्शन के बाद जो अरेंजमेंट हो रहे थे वो यहाँ नहीं हो रहे, इसलिए मैंने R से डिवाइड कर दिया। और यहाँ पे क्या था कि अरेंजमेंट भी हो रहे थे और सिलेक्शन दोनों हो रहे थे, इसलिए मैंने R यहाँ पे डिवाइड में नहीं किया। तो अगर मुझे दोनों को लिखना पड़े तो आप एक साथ ये लिख सकते हैं कि जो एनपीआर और एनसीआर को अगर मैं रिलेशन की बात करूं, दोनों में रिलेशन की बात करूं, तो आप क्या करेंगे, इसकी जगह पे आप एनपीआर लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, एनपीआर। तो ये क्या बन गया आपका, एनसीआर इक्वल टू एनपीआर डिवाइड बाई फैक्टोरियल आर। और आप चाहें तो इसको ये भी लिख सकते हैं एनसीआर इक्वल टू एन पी आर, और ये आर जो है इसके इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो ये जो फाइनल रिजल्ट है ये एनसीआर और एनपीआर का आपस में रिलेशन है। एक एनपीआर और एनसीआर के बीच में जो रिलेशन है ये यहाँ पे डिनोट कर रहा है। ये आर जो नंबर ऑफ अरेंजमेंट है इसको शो कर रहा है। ओके, अब बात करते हैं किस किस टाइप के क्वेश्चन कॉम्बिनेशन में पूछे जाएंगे। देखिए, एक जो क्वेश्चन आता है वो आता है सिलेक्शन का,
सिलेक्शन, टीम सिलेक्शन का क्वेश्चन आता है। अब इसमें आपको अलग अलग टोटल प्लेयर्स गिवन है, उसमें से आपको कुछ प्लेयर सेलेक्ट करने हैं। उसमें अलग अलग केस देंगे आपको कि 10 में से 5 सेलेक्ट करने हैं, या 8 लिस्ट 5 करने हैं, या 8 मोस्ट 5 करने हैं, या फिर 2 अलग अलग टाइप के प्लेयर हैं। कुछ प्लेयर बैटिंग करते हैं, कुछ प्लेयर बॉलिंग करते हैं। अपन को 10 बैट्समैन में से 5 बैट्समैन लेने हैं, बॉलर में से 4 बॉलर लेने हैं, या 8 लिस्ट 4 या 8 मोस्ट 4। इस तरह के डिफरेंट कैटेगरी के अलग अलग कैटेगरी के क्वेश्चन बनते हैं। ये अपन करेंगे सिलेक्शन वाले केस में। सेकंड जो है इसमें आता है कमेटी, कोई भी कमेटी बना रहे हैं, कोई भी कमेटी टाइप अगर आपको सिलेक्ट करनी है तो यहां भी आपको कॉम्बिनेशन यूज में लेना है। जैसे मान लीजिए एक कंपनी में 10 मेन और 5 वुमेन काम करती हैं, 10 मेन और 5 वुमेन, टोटल 15 आदमी काम करते हैं। अपन को कोई 4 लोगों की कमेटी बनानी है, तो आप वहां पे कोई अरेंजमेंट नहीं करेंगे, वहां पे ओनली एंड ओनली क्या करेंगे, सिलेक्शन करेंगे। वहां पे अलग अलग केस पूछूंगा मैं कि एटलीस्ट 3 मेन, या 8 मोस्ट 2 मेन, या 9 मेन, या ऑल गर्ल्स। इस टाइप के अलग अलग टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे बन सकते हैं। तो ये सारा किस में आएगा, आपका कॉम्बिनेशन में आएगा। थर्ड जो पार्ट है वो है आपका यहाँ पे ज्योमेट्रिक प्रॉब्लम, ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम। ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम में अपन क्या करेंगे, ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम में ये आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एनडीए का, और बहुत बार और बहुत से क्वेश्चन यहाँ पे बनते हैं। क्या क्वेश्चन आते हैं, देखो यहाँ पे आपको एक प्लेन होता है, प्लेन में पॉइंट्स गिवन होते हैं कि प्लेन है, इसमें 10 पॉइंट गिवन है। बताइए इन 10 पॉइंट से कितनी स्ट्रेट लाइन बनेगी, इन 10 पॉइंट से कितने ट्राइंगल बनेंगे, इन 10 पॉइंट से कितने क्वाड्रिलेटरल बनेंगे, कितने पॉइंट्स ऐसे होंगे जिनमें से 5 पॉइंट अगर कोलिनियर दिए हुए हैं तो कितनी लाइंस बनेगी। इस तरह के अलग अलग टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। नंबर ऑफ डायगोनल्स कितने बनेंगे। तो ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स अपन किस में करेंगे, ज्योमेट्रिक प्रॉब्लम में। इसके अलावा बहुत सारी इंपॉर्टेंट ट्रिक्स हैं जहां पे अपन कॉम्बिनेशन वाला सेक्शन करेंगे। ओके, तो अब शुरू करते हैं एनसीआर को। देखिए यस सर, इस एनसीआर में फैक्टोरियल n अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल r, यहाँ पे r क्या है, r का जो वैल्यू है वो मिनिमम हो सकता है 0 या 0 से ज्यादा, और कहां तक हो सकता है, मैक्सिमम n तक हो सकता है। तो आप r का वैल्यू याद रखेंगे 0 से लेके n तक होता है। अब जैसे मान लो इसको अपन सिंप्लीफाई करना है, टोटल 5 ऑब्जेक्ट है n, उनमें से मान लो 3 का सिलेक्शन करना है, तो इसको लिखा 5c3। सिंप्लीफाई कैसे करते हैं, फैक्टोरियल n मतलब फैक्टोरियल 5 अपॉन n माइनस आर, 5 माइनस 3, 5 माइनस 3 अपॉन फैक्टोरियल r, r कितना दे रखा है यहाँ पे 3। अब सिंप्लीफाई करेंगे, ये हो गया फैक्टोरियल 5 अपॉन 5 माइनस 3 कितना हो गया, फैक्टोरियल 2, और ये हो गया फैक्टोरियल 3। 5 का फैक्टोरियल कितना होता है 120, 2 का फैक्टोरियल 2 और 3 का फैक्टोरियल 6। फाइनली आंसर कितना आ गया 10। 5 से 3 का आंसर कितना आ गया 10। अब सुन लीजिए ध्यान से, ये तो था आपका फॉर्मूला से सिंप्लीफाई करना। मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, एक शॉर्ट टेक्निक है यहाँ पे, एक शॉर्ट टेक्निक है, शॉर्ट ट्रिक है। क्या ट्रिक है, जहां से अपन फटाफट से एनसीआर को सिंप्लीफाई कर लेंगे। और वो शॉर्ट ट्रिक है कि 5 से 3 को अगर आपको सोल्व करना है तो आप 5 को लिखेंगे 3 बार। कैसे, 5 इंटू 4 इंटू 3 अपॉन 3 लिखा हुआ है यहाँ पे, तो इसको लिखेंगे 1 इंटू 2 इंटू 3। तो यहाँ पे देखिए 3 से 3 कैंसिल और ये 2 कैंसिल, फाइनली आंसर कितना आ गया 10। तो जब भी आपको एनसीआर खोलना हो तो ये जो वैल्यू है इसको अपन सोल्व करते करते कितनी टर्म तक खोलना है, 3 टर्म, 4 टर्म, 5 टर्म, जैसा यहाँ पे गिवन है उसी के अकॉर्डिंग अपन सिंप्लीफाई करेंगे। एक और एग्जांपल देखिए, जैसे मान लो आपको खोलना है 10c5 का वैल्यू निकालना है। 10c5 को अगर आप फॉर्मूला के अकॉर्डिंग देखेंगे तो ये बनेगा फैक्टोरियल ऑफ 10 माइनस 5 फैक्टोरियल 5 एंड 5 फैक्टोरियल 5। सिंप्लीफाई करेंगे तो फैक्टोरियल 10 कितना आएगा, 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5,
यहां पे रोक दिया मैंने, क्योंकि यहां पे फैक्टोरियल 5 था और फैक्टोरियल 5 ये कट जाएंगे आराम से। अब देखिए सिंप्लीफाई करते हैं, फैक्टोरियल 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 अपॉन ये कितना होता है 120। फैक्टोरियल 5 कितना होता है 120, तो 120 में 0 से 0 यहाँ पे कैंसिल हो गया एंड 6 से यहाँ पे कैंसिल हो गया 2, तो हो गया 12 यहाँ पे एंड ये कैंसिल हो गया, ये हो गया 4, क्या बच गया 9 इंटू 4 इंटू 7, 9 इंटू 4 इंटू 7। आप यहां से मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं कितना हो गया 36 इंटू 7 मल्टीप्लाई करेंगे 2 एंड 25 252 यहाँ पे आंसर आ गया। अब देखिए अगर मैं डायरेक्टली सोल्व करता तो आप यहाँ शॉर्ट टेक्निक से सोल्व कर सकते थे। कैसे कर सकते हैं, 10C5 को देखिए 10 को लिखेंगे 5 टाइम, 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6, 1 2 3 4 5 अपॉन 5 टाइम था तो 5 टाइम लिख दिया अपॉन 1 2 3 4 5। अब देखिए यहां पे सिंप्लीफाई करते हैं, ये 5 2 जा 10, ये 10 से कैंसिल हो गया, ये हो गया 3 3 जा 9, ये हो गया 4 2 जा 8, कितना हो गया यहाँ पे देखो, ये हो गया 3 2 जा 6 6 6 36 36 इंटू 7 36 इंटू 7 252। तो इस तरह से अपन डायरेक्टली एनसीआर को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो ये था एनसीआर का डायरेक्ट सिंप्लीफिकेशन। ओके, इसके बाद में और भी बहुत सारी प्रॉपर्टी है एनसीआर की जिससे ये बहुत जल्दी सिंप्लीफाई हो जाता है। वो क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं देखो, मैं सारी प्रॉपर्टीज वन बाय वन यहाँ डिस्कस करता हूं एनसीआर की। देखो सबसे पहली प्रॉपर्टी, फर्स्ट प्रॉपर्टी देखिए, सबसे पहले मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूं एनसीएन। देखिए एनसीएन को कैसे लिखेंगे, एनसीएन का डायरेक्ट वैल्यू याद रखेंगे आप क्या 1, एनसीएन का वैल्यू होता है डायरेक्टली 1। कैसे हुआ आप सिंप्लीफाई करके देख सकते हैं कैसे, एनसीएन का मतलब हो गया फैक्टोरियल एन अपॉन एन माइनस एन फैक्टोरियल अपॉन एन फैक्टोरियल। तो ये तो हो गया एन एन 0 एंड 0 का फैक्टोरियल जानते हो कितना होता है 1, और यहां एन से एन कैंसिल, आंसर कितना हो गया 1। ओके, इसके बाद में है 2, प्रॉपर्टी नंबर 2 NC0, NC0 को सिंप्लीफाई करेंगे तो सेम प्रोसीजर लगाएंगे यहां पे जो कर रखा है, फैक्टोरियल n अपॉन n माइनस 0 एंड 0 फैक्टोरियल। तो आप बोलेंगे सर यहां भी आंसर कितना आ गया 1, NCN का वैल्यू 1 आ रहा है, NC0 का वैल्यू यहां पे 1 आ रहा है। अच्छा एक प्रॉपर्टी और यहां पे क्या प्रॉपर्टी है कि सर ये जो आप NCR लिखते हो, आप NCR लिखते हो, इसको आप NCN माइनस R भी लिख सकते हो, NCR को NCN माइनस R भी लिख सकते हैं। कैसे देखो यहां पे आपको यहां ड्राइव करके दिखाता हूं। NCR का फॉर्मूला आप जानते हैं, NCR का फॉर्मूला होता है फैक्टोरियल n अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल r, और NCN माइनस r को आप देखेंगे तो ये आएगा फैक्टोरियल n अपॉन n माइनस r, दोनों का डिफरेंस करेंगे तो n में से माइनस करेंगे तो कितना आ गया r एंड फैक्टोरियल n माइनस r, जो यहाँ पे लिखा हुआ आ गया। तो देखेंगे दोनों ही केस में जो वैल्यू आ रही है, दोनों ही केस में जो वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है, सेम आ रही है। तो आप NCR एंड NCN माइनस R दोनों को क्या सेम लिख सकते हैं। तो ये था प्रॉपर्टी नंबर 3। अब देखिए यहां से कुछ मजेदार रिजल्ट्स लेके आ रहे हैं, मजेदार रिजल्ट्स। जैसे मान लो आपको कहा कि सर 10C8 को सोल्व करो, आपको सर 10C8 को सोल्व, अगर मैं पहले वाले मेथड से करता तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता, तो मैं क्या बोलूंगा कि सर 10C8 को आप डायरेक्टली 10C2 लिख सकते हो, 10C8 को 10C2 लिख सकते हो, दोनों के आंसर सेम आएंगे। 10C2 को सिंप्लीफाई करेंगे 10 इंटू 9 1 इंटू 2, मतलब आपका आंसर आ गया 45। तो
तो आपको जब भी वैल्यू पूछते हैं इस तरह की, तो आप इस प्रॉपर्टी को यूज कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। ओके, इसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 4, प्रॉपर्टी नंबर 4। प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या बोलता है, देखो प्रॉपर्टी नंबर ये 4 बोल रहे हैं कि सर अगर मान लो ऐसा लिखा हुआ है एन सी एक्स इक्वल टू एन सी वाई, एन सी एक्स इक्वल टू एन सी वाई लिखा हुआ है, तो यहां से क्या कंक्लूजन निकलेगा, क्या मतलब निकलेगा? तो आप बोलेंगे सर यहां से दो मतलब निकल सकते हैं। क्या क्या दो मतलब? या तो ये दोनों वैल्यू सेम है, या तो x और y दोनों सेम है तब दोनों वैल्यू सेम आ रही है, या तो x और y दोनों सेम है, या तो ये हो सकता है, या क्या हो सकता है? आप बोलेंगे सर अगर मैं इस वाले फॉर्मूले को इस फॉर्मूले की तरह लिखूं, मतलब अगर मैं इसको ऐसे लिखूं एन सी एक्स इक्वल टू एन सी, इसको एन माइनस वाई लिख सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। तो बात वही आ रही है, एन दोनों का सेम है तो इन दोनों को मैंने सेम किया था, यहां भी एन दोनों सेम है तो इन दोनों को मैं सेम कर सकता हूं। तो क्या रिजल्ट आ रहा है, x इक्वल टू एन माइनस वाई, तो n का वैल्यू क्या आ गया, x प्लस का y। मतलब यहां से एन सी एक्स एन सी वाई के इक्वल है, तो या तो होगा x इक्वल टू वाई या होगा n इक्वल टू एक्स प्लस वाई। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं जो आपको डायरेक्टली याद रखने होंगे। देखिए इसका क्वेश्चन कैसे आता है, इसका क्वेश्चन देखो, यहां पे एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एक क्वेश्चन है 20CR इक्वल टू 20CR माइनस 10, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 18CR। यहाँ पे दो टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, या तो आपको यहाँ से डायरेक्टली R का वैल्यू पूछ सकता है, या फिर यहाँ से आपको कोई एक्सप्रेशन पूछ सकता है। तो मैं सोल्व करता हूँ यहाँ 18CR को। देखिए सबसे पहले ये दोनों वैल्यू इक्वल आएगी, मतलब यहाँ से आप लिख सकते हैं कि सर ये जो 20 है इसका आंसर आएगा इन दोनों के समीशन के इक्वल, मतलब r प्लस r माइनस 10 एन सी। देखो ध्यान से, एन सी एक्स इक्वल टू एन सी वाई है, एन सी एक्स एन सी वाई के इक्वल, तो एन को क्या लिखा था आपने, इन दोनों का समीशन। तो यहां से क्या हो जाएगा कि 20 जो है r प्लस r माइनस 10 हो जाएगा। मतलब फाइनली आप r का वैल्यू निकाल रहे हैं, तो ये हो गया 2r इक्वल टू 30 एंड r इक्वल टू 15। अगर ये क्वेश्चन r का वैल्यू ही पूछता तो अपन डायरेक्टली ऑप्शन सेटिस्फाई करा के भी देख सकते थे, क्योंकि r की वैल्यू ऑप्शन में गिवन होती है। लेकिन यहाँ पे इसने दो बातें पूछी है, एक तो r का वैल्यू एंड आफ्टर दैट 18CR, मतलब 18C15 का वैल्यू। तो यहाँ सोल्व करेंगे 18C15, तो ये हो गया 18C15। आप लिखेंगे इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग, इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग क्या लिखेंगे, डायरेक्टली 18C15 को सोल्व करके डायरेक्टली लिखेंगे 18C 18 माइनस 15, 18 माइनस 15 3, 18C3 लिख सकते हैं। तो आंसर ये भी सही है, आंसर ये भी सही है। और अगर इसको सिंप्लीफाई करके लिख रखा है, सिंप्लीफाई कैसे, देखो 18C3 को आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 18 इंटू 17 इंटू 16, 1 इंटू 2 इंटू 3, मतलब 6 3 18। यहां पे आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 51 इंटू 16, ये जो आंसर आएगा ये आपका फाइनल आंसर हो गया। तो इस तरह से आप प्रॉपर्टी नंबर 4 से बहुत से क्वेश्चंस है जिनका डायरेक्टली आंसर लिख सकते हैं। ओके, इसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी। देखिए फिफ्थ प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं। NCR प्लस NCR माइनस 1, अगर मैं इन दोनों को ऐड करता हूं तो फाइनली जो रिजल्ट आता है वो 1 प्लस हो जाता है N प्लस 1 CR। बहुत बार एग्जाम में इसके क्वेश्चन पूछे गए हैं। देखो एक छोटा सा क्वेश्चन सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन देखो, यहाँ पे बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन है फाइंड 15C3 प्लस 15C13। तो सबसे पहले 15C13 को सिंप्लीफाई करेंगे, कौन से फॉर्मूले से, NCR वाले फॉर्मूले से। NCR को क्या लिख सकते हैं अपन, NCN माइनस R। तो ये क्या बन गया आपका, यहां से 15C3 प्लस, इसको क्या लिखेंगे 15C
15 माइनस 13 ये बन गया आपका 2, तो 15C 2। अब देखिए इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग अगर ये दोनों n का वैल्यू सेम है एंड इन दोनों का डिफरेंस 1 के इक्वल है तो आप क्या लिखेंगे कि इन दोनों में +1 कर देंगे, तो ये बन गया 16C। अब इन दोनों में बड़ा वैल्यू कौन सा है, r-1 एंड r में वैल्यू किसका आया था, r का, तो इन दोनों वैल्यू किसका आ जाएगा यहाँ पे 3 का, तो ये बन गया 16C3। ये आपका फाइनल आंसर आ गया। अब देखो यहाँ पे एक शॉर्ट ट्रिक याद रखो, क्या याद रखो, देखो 2 आदमी हैं जिसने सेम नंबर की कैप पहन रखी है, इसने भी कैप पहन रखी है, इसने भी कैप पहन रखी है, 2 आदमी है, दोनों ने सेम नंबर का कैप पहन रखा है और दोनों ने अलग अलग नंबर के शूज पहन रखे हैं, जूते पहन रखे हैं अलग अलग। इसने एक R नंबर का पहन रखा है, इसने R-1 का पहन रखा है, तो आप क्या करेंगे, उन दोनों को मिला देंगे, कैप का एक नंबर बढ़ा देंगे, कैप का एक नंबर बढ़ा देंगे और दोनों में से जो बड़ा पहन रखा है शूज, उसका शूज पहना देंगे, जिसने बड़ा जूता पहन रखा है उसका जूता अपन यहाँ पे पहना देंगे। तो आप क्या लिखेंगे डायरेक्टली, देखो यहां से आप बोलेंगे सर 15C3 और 15C2 में सबसे पहले दोनों की कैप का नंबर 15 है, तो आंसर में क्या आएगा 16। दोनों में से बड़ा जूता किसका है, 3 वाला, ये बड़ा जूता है, तो आंसर क्या लिखेंगे यहाँ पे 3, तो ये हो गया 16C3। आप सिंप्लीफाई करके डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं 16C3। तो ये हो गया आपका इस वाली प्रॉपर्टी पे। एक और क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं। देखिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन है 47C4 प्लस R इक्वल टू 1 to 5 52 माइनस RC3। कहने का मतलब ये है कि ये एक समीशन की फॉर्म में दिया हुआ है, दिखने में बहुत कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है कि इतना बड़ा क्वेश्चन कैसे सिंप्लीफाई होगा, बट इस क्वेश्चन को अगर आप ट्रिक से करेंगे तो बहुत जल्दी सिंप्लीफाई हो जाएगा। सबसे पहले मैं आपको इस समीशन का मतलब समझाता हूं क्या होता है। देखो इस सिग्मा का मतलब क्या होता है, देखो आप r का वैल्यू 1 से रखेंगे कहां तक 5 तक। सबसे पहले अगर आप 1 रखेंगे तो 52 माइनस 1 51 हो गया, मतलब 51C3, फिर एक और कम हो जाएगा तो 50C3, फिर एक और कम हो जाएगा 49C3, फिर एक और कम हो जाएगा 48C3, फिर एक और कम हो जाएगा तो 47C3। यहां तक किसी को दिक्कत नहीं है। सबसे पहले r का वैल्यू 1 रखा तो 1 रखते ही 52 माइनस 1 51, 2 रखा तो 50, 3 रखा 49, 4 रखा 48 और 5 रखा 47, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद में ये जो 47C4 है 47C4, अब देखो यहाँ पे मैंने आपको क्या ट्रिक बताई थी कि सर 2 आदमी हैं जिन्होंने सेम नंबर की टोपी पहन रखी है और जूते अलग अलग पहन रखे हैं, एक का और दूसरे का 1 नंबर का फर्क है। क्या करते हैं, दोनों को मिलाते हैं और बड़ा वाला जूता पहना देते हैं और टोपी का नंबर 1 बढ़ा देते हैं। तो देखो ध्यान से कौन है वो 2, ये दोनों लोग सेम हैं, ये दोनों लोग सेम हैं। इन दोनों को मिला दीजिए, इन दोनों को मिलाएंगे तो 1 बढ़ेगा नंबर 47 की जगह कितना हो गया 48C। दोनों में से बड़ा किसका है नंबर 4, तो ये हो गया 48C4। अब बताइए ये दोनों खत्म हो गए, अब ये जो है 48C4 इसके साथ मिलेगा ये वाला, दोनों में से 1 नंबर बढ़ाएंगे क्या मिलेगा 48 के बाद में 49। ध्यान से देखिए 49C, दोनों में बड़ा नंबर किसका है 4 का, तो ये 4 आ गया। अब ये दोनों मिलेंगे क्योंकि दोनों का n का वैल्यू सेम है, तो 49 तो बड़ा नंबर प्लस करते कितना हो गया 50, ये हो गया 50C, 3 और 4 क्या आएगा 4। अब ये मिलेगा क्या देगा 51, तो 51C4 और ये मिलेगा तो क्या आंसर आएगा, फाइनली आंसर पे पहुंच गए 52C4। तो ये आपका फाइनल आंसर है 52C4। इस तरह से आप इस वाले फॉर्मूले को डायरेक्टली इस तरह यूज करके वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। यही ट्रिक दिमाग में रखनी है। क्या 2 आदमी जिनके जूतों का नंबर 1 का फर्क है, टोपी का नंबर सेम है,
दोनों को मिलाएंगे, टोपी का 1 नंबर बढ़ जाएगा, बड़ा वाला जूता पहन रखा है वो पहन लेंगे। समझ में आया? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे 47C4 47C3, अब 47 सेम था, 47 सेम था, तो एक ऐड किया 48C4, फिर 49, 50, 51 और 52, तो सबसे बड़ा 51 था, इसमें एक जोड़ के फाइनल आंसर मैंने 52 लिखा, और जो बड़ा जूता 4 नंबर का था तो यह आंसर 4 नंबर। तो आप डायरेक्टली यहां भी ये वाली ट्रिक यूज कर सकते हैं कि जो सबसे बड़ा आएगा वैल्यू वो जो मैक्सिमम वैल्यू है उससे एक ज्यादा आएगा। तो ये फाइनली आंसर हो गया 52C4। इसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट टेक्निक के ऊपर, प्रॉपर्टी नंबर 6 के ऊपर। देखिए प्रॉपर्टी नंबर जो 6 है, प्रॉपर्टी नंबर 6 है क्या है, NCR इक्वल टू NPR अपॉन फैक्टोरियल R। मतलब NCR NPR का रिलेशन जो मैंने आपको सबसे पहले स्टार्टिंग में कहा था कि NCR में ओनली एक काम होता है सिलेक्शन, और इसमें 2 काम होता है सिलेक्शन एंड अरेंजमेंट NPR में। तो NPR को मैं R से डिवाइड कर दूंगा, दोनों क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। इस टाइप के क्वेश्चन भी एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं, बहुत बार। एक बार NDA में क्वेश्चन आया था, NDA में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, NDA में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि 77C मान लो 50 ऐसा आ गया, इसको तो लिख दिया यहाँ पे X एंड 77C P और यहाँ 50 कर दिया, इसको लिख दिया Y। 70C 50X और 77P 50 ये हो गया Y। यहां पे देखिए ध्यान से, ऑप्शन क्या है, X इक्वल टू वाई, X ग्रेटर देन वाई, X लेस देन वाई, नन ऑफ दीज, इस टाइप के बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। तो आपको साफ साफ यहां दिखाई दे रहा है कि ये जो NPR का वैल्यू है, परम्यूटेशन जो है, इसका आंसर क्या आएगा, फैक्टोरियल R NCR। तो अगर मैं आपको बोलूं कि NPR को मैं Y बोल रहा हूं, NPR को Y बोल रहा हूं, NCR को फैक्टोरियल R बोल रहा हूं, तो आप बताइए दोनों में से करेक्ट आंसर क्या होगा। इसमें से फाइनली आंसर क्या मिलेगा आपको, देखिए जी, यहां से आप देखेंगे कि NCR और NPR, तो यहां पे P वाला जो वैल्यू है, P परम्यूटेशन जो है, इसका वैल्यू ज्यादा आएगा बजाय कॉम्बिनेशन के। कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि R से डिवाइड हो जाता है, कॉम्बिनेशन R से डिवाइड होता है, बट परम्यूटेशन का जो वैल्यू है वो हमेशा कॉम्बिनेशन से ज्यादा आता है। तो आप बोलेंगे सर Y का जो वैल्यू है वो X से क्या आएगा, ज्यादा आएगा, तो आप Y का वैल्यू X से ज्यादा, तो ऑप्शन नंबर C आपका सही हो जाएगा। परम्यूटेशन हमेशा NCR से ज्यादा होगा जब N और R दोनों का वैल्यू क्या होता है, सेम होता है। तो ये था कॉम्बिनेशन का प्रॉपर्टीज। आज के लिए इतना ही, आगे नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू।